नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज फिर मैं कानून की नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकरण में न्याय की उम्मीद नहीं, प्रकरण को अन्य न्यायालय में कैसे अंतरित करवाएं, तो यह जानकारी आपको जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दर्शकों, हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि प्रकरण कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। तो दर्शकों, कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय में यदि प्रकरण पेश करना चाहता है तो उसके प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित न्यायालय होता है और उस न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण किया जाता है। लेकिन यदि प्रस्तुत प्रकरण के किसी पक्षकार को न्यायालय के प्रति अविश्वास हो जाता है या उसे ऐसा लगता है कि जिस न्यायालय में उस व्यक्ति ने प्रकरण पेश किया है या उसके विरुद्ध प्रकरण विचाराधीन है, उस न्यायालय से उसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण के किसी भी पक्षकार के द्वारा प्रकरण को अंतरित करवाए जाने हेतु कार्यवाही की जा सकती है। तो दर्शकों, हम इस बात को इस प्रकार से समझेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी न्यायालय में कोई प्रकरण प्रस्तुत किया है तो प्रकरण को प्रस्तुत करने वाला पक्षकार आवेदक होगा और जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत हुआ है वह व्यक्ति उस प्रकरण में अनावेदक होगा। तो दोनों पक्षों के द्वारा किसी भी प्रकरण में यदि उनको ऐसा अविश्वास होता है न्यायालय के प्रति कि उन दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को उस न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक या अनावेदक दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष प्रकरण को अंतरित करवाने की कार्यवाही कर सकता है। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब तक विधि में कोई प्रावधान नहीं होता है तब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसलिए अब यह जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करवाने के संबंध में प्रावधान कहां पर दिए गए हैं। तो दर्शकों, इसके लिए हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 29, मामलों को अंतरित करने की शक्ति। पहला पैरा है, जब कभी यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदेश देना समीचीन है अर्थात आवश्यक है, तो मंडल निर्देश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए। दूसरा है, आयुक्त यदि उसकी राय हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह समीचीन है तो यह आदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक राजस्व अधिकारी के पास से उसी जिले के या उसी संभाग के किसी अन्य जिले के समान पद श्रेणी के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अंतरित कर दिया जाए। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 30 कहती है कि अधीनस्थों को तथा उनके पास के मामले अंतरित करने की शक्ति। पहला पैरा कहता है, कलेक्टर या उपखंड अधिकारी इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को जो कि ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामले को विनिश्चित करने के लिए सक्षम है, विनिश्चय के लिए सौंप सकेगा या किसी मामले या किसी वर्ग के मामले को किसी ऐसे राजस्व अधिकारी के पास से वापस कर सकेगा और ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामले को विनिश्चित करने के लिए सक्षम है निर्देशित कर सकेगा। उपधारा 2 कहती है, आयुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य
अधिनियमित के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच तथा रिपोर्ट के लिए सौंप सकेगा। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 29 एवं 30 उपरोक्त दोनों धाराओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रकरण को अंतरित करवाने के लिए आवेदन पत्र जिस न्यायालय से हम प्रकरण अंतरित करवाना चाहते हैं उस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को अंतरित करवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत होगा। अर्थात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस न्यायालय से प्रकरण अंतरित करवाना है उस न्यायालय के समक्ष धारा 29 एवं धारा 30 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं होगा। दर्शकों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये विधि की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में नई विधि की जानकारी लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।